नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 5 जिसका नाम है न्यायपालिका। और इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। देखिए, हम अपने हमने पार्ट में जाना, पिछले वीडियो में जाना कि किस तरह से 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और फिर हमने जाना कि किस तरह से जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे निचले स्तर पे है वो है जिला अदालत या फिर निचली अदालत। उसके बाद आता है मध्य में उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिया गया है। हमने जाना कि किस तरह से कर सकते हैं कि निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होता है ना। तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है वो जिला अदालत या निचली अदालत से ही होता है और यह हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश भी होता है। फिर हमने जाना कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और इन सभी से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है और यह दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो देश के बाकी सारी अदालतों को मानना होता है। फिर हमने जाना कि किस तरह से उच्च जो न्यायालय है उसकी स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुई, जो कि एक प्रेसिडेंसी शहर था। चलिए, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। तो देखिए, जो दहेज हत्या का यह जो मामला है वो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी फौजदारी कानून का उल्लंघन है। तो फौजदारी कानून के अलावा हमारी जो विधि व्यवस्था है या फिर कह सकते हैं दीवानी कानूनन या फिर सिविल लॉ है से संबंधित मामले को देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए चलिए हम नीचे इसे अलग अलग भागों में बांटकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम फौजदारी कानून को समझते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे कि चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना एफआईआर जिसे हम कहते हैं दर्ज कराई जाती है। किसमें? तो फौजदारी कानून में। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, अदालत में केस फाइल करती है। फिर से फौजदारी कानून में आता है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। तो ये सारे जो है वो फौजदारी कानून के तहत आते हैं। नेक्स्ट है दीवानी कानून। तो इस संबंध में व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या फिर उसकी अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि, ये सभी जो विवाद है वो दीवानी कानून से संबंधित है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और अगर जो मामला है वो किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या फिर किराएदार जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है। फिर आता है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मालिक को खाली करे या फिर बकाया जो है वो किराया चुकाए। तो आप समझ सकते हैं कि फौजदारी कानून में चोरी, दहेज, हत्या और एफआईआर इसे शामिल किया गया है। और दीवानी में आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन की खरीद बिक्री है, किराएदार जो उससे संबंधित है, तलाक वगैरह, ये सभी दीवानी कानून में सम्मिलित है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पूछ रहा है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं।
तो सिद्धांतः भारत के जो सभी नागरिक हैं देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। तो इसका उत्तर आप समझ चुके हैं, हाँ है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। तो जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो न्यायालय है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की जो सेवाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में ना केवल काफ़ी पैसे और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें समय भी बहुत लगता है। तो अगर कोई गरीब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका जो पूरा परिवार है दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने से और इंसाफ पाने की जो उसकी उम्मीद है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जिसे कि हम PIL कहते हैं, इसकी व्यवस्था की। तो इस तरह के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया, और न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये जो याचिका है उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद ही सरल कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय हैं इसके नाम पर कर सकते हैं कि जो भेजे गए पत्र है, तार है, इन सभी को जनहित याचिका माना जा सकता है। तो शुरुआती सालों से जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को कह सकते हैं कि न्याय मिला है। बंधुआ मजदूर, अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने, बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन है जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 चित्र दिखे हैं, 4 पिक्चर दिया गया है, और वो किस चीज़ के पिक्चर है उसे यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें। तो देखिए आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचने जैसा होता है। अदालतें जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। तो जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। तो इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के जो कुछ फैसले हैं ऐसे भी रहे हैं जिससे लोग जो है, आम जनता जो है, उन्हें नुकसानदेह मानते हैं। जैसे कि गरीबों के आवास अधिकार जो है, जिससे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती, झुग्गी झोपड़ी को बेदखल करने के बारे में अदालत के द्वारा दिए गए जो हाल के फैसले हैं वो पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी बस्तियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले जो फैसले हैं उसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। तो इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है, आम जनता कहती है, हम कहते हैं कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है
और यह हाशिमपुर का है। इसमें 22 मई 1987 को मारे गए 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो परिवार है वो 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। और मुकदमा शुरू होने में इतना लंबा टाइम लगा कि उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो मामला था वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। इन्हें न्याय तो मिली, लेकिन कुछ ज़्यादा कह सकते हैं देरी से मिली है। और अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। और ये उसी का पिक्चर है। भारत में न्यायाधीशों की संख्या को भी बता रहा है कि जिला जो न्यायालय है, अधीनस्थ जो न्यायालय है, उसमें कितने पद है, कितने कार्यरत है और कितने अभी रिक्त है। उसी तरह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भी दिखाया गया है। देखिए, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियाँ है उस पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। और यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 5 है, न्यायपालिका, आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।